चल अब तो चुप हो जा। देखो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? बोलो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर जो है वो कहाँ से होते हैं? यानी उसमें नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं, जैसे -1 -2 -3 ऐसे करते करते, या 0 1 2 3 भी जाते हैं। ये इंटीजर हो गया। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p by q फॉर्म में लिख सकते हैं या q 0 नहीं होता, तो p by q के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहाँ पे q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या है? रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 2/3 क्या है? रैशनल नंबर है। 4/5 क्या है? रैशनल नंबर है। सिर्फ 2 है तो वो क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को भी मैं क्या बोल सकता हूँ? 2/1 बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? 2/1 बोल सकता हूँ। तो ये सब रैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर क्या होता है? जो p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, नॉट इक्वल टू p by q। ये p by q के फॉर्म में जो एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं वो क्या होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं, है ना? और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी होते हैं। अब इरैशनल के एग्जांपल √2 इरैशनल है, √3 इरैशनल है, √4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का आंसर आता है 2, यानी कि √4 नहीं हो सकता, √5 हो सकता है। पाई का वैल्यू भी √7 ऐसे तो जाते ही जाएंगे। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूट है वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरैशनल होते हैं। और पाई का वैल्यू ये भी क्या है? इरैशनल है। तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो यही सारी चीजें पता है क्या है? रियल नंबर है। यही सारी चीजें क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर मतलब कि हर वो नंबर जो हम देखते हैं, नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, इरैशनल हो, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है? रियल नंबर के आती है। अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, और ये सारे के सारे लोग किस में आते हैं? यानी कि इस तरीके का एक वेन डायग्राम यहाँ पे बनाया जा सकता है। ये सारे के सारे लोग किस में आते हैं? रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो रियल नंबर में नेचुरल भी, होल भी, इंटीजर भी, रैशनल भी, इरैशनल भी, ये सारी चीजें आती है रियल नंबर के अंदर। तो चैप्टर का नाम तो समझ गए, चैप्टर का नाम तो समझ गए, रियल नंबर है तो रियल नंबर एग्जैक्टली क्या होता है वो नाम तो समझ गए। अब देखो इतनी थियरी तो ना मुझे पढ़नी है तुमको पढ़नी है, तो आओ एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज से ही ऊपर की थियरी समझाऊंगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि भाई साहब उसका क्या कर दो? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तुम उसका क्या कर दो? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। जैसे 140 दिया हुआ है तो 140 जो है वो किस किस नंबर के टेबल में आता है? 2 से करोगे, अगर 2 जैसे है तो 2 प्राइम ना 7 तो 70 हो जाएगा। 2 से करोगे 25 हो जाएगा, 5 7 यानी 140 कैन बी रिटन एज, बोल रहे एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यानी इसको मैं 2 * 2 * 5 * 7 इस तरीके से 140 को लिख सकता हूं। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पावर के फॉर्म में भी डाल सकते हो तुम, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारी एक चीज हुई, क्लियर हुआ। अब इसी में एक और नंबर ले लेते हैं, चलो 3825 ले लिया बस। तो 3825 2 से जाता है क्या? 3 से जाता है क्या? जाएगा और 5 से करना नहीं, कभी भी नहीं, सीक्वेंस में जाओ। क्यों? पहले 3 से जाओ, हम फॉलो करेंगे, सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे। पहले 2, नहीं तो 3, नहीं तो 5। 3 से जा रहा है, कैसे पता कि 3 से जा रहा है? इस सब का सम जो है वो 18 के आसपास आ रहा है। 1 2 4 बोलो 1 2 4 5 से कर। देखो इतना फटाफट आगे से गया। पता नहीं। हाँ कुछ ज्यादा ही 4 1 5 हाँ वो बाप रे, भाई दी टॉपर है ना? हाँ। फिर 135, 1 फिर 45, फिर 15, फिर 3 वापस 5, तो 5 से करोगे 1, मतलब 3825 कैन बी रिटन एज 3 * 3 * 3 * 3 * 3 * 3 * 5। ये था प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर कि ये कंसेप्ट क्यों निकलवा रहे हैं, ये तो बच्चों वाली चीज है, ये क्यों बता रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमें एक बात करी गई है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है ना, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये कोई भी कंपोजिट नंबर है, हम उसको कंपोजिट नंबर यानी जो प्राइम नहीं, यानी जिसके 2 से ज्यादा नंबर के टेबल में आता है ना। प्राइम नंबर क्या है? 2 ही के टेबल में आता है, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। जो उससे ज्यादा में आता है वो कंपोजिट नंबर है, यानी जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है, एक्सेप्ट 1। 1 तो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है ना, और 0 का भी कुछ ऐसा कैटेगरी नहीं है। तो कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है
कंसेप्ट क्या बोलता है, कोई भी कंपोजिट नंबर है हम उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर वो ऐसा एकदम लॉजिकल नहीं। लॉजिकली ये कोई भी कंपोजिट नंबर है प्राइम में एक्सप्रेस कर दो, मतलब लॉजिकल बात है, लेकिन ये चैप्टर हमें बताता है इस चीज को, है ना, इसी चीज को अलग तरीके से बताता ही है, हमको थोड़ी देर में देखेंगे। अब तुम लोगों के साथ थोड़ी सी गप्पे मारते हैं, चलो गप्पे मारते हैं। गप्पे का नाम है HCF और LCM। देखो Yes, common factor. ये जितना हल्के में तुम लोगे ना उतना हल्का मार्क्स से तुम्हारा कर देगा, मजाक नहीं कर रहा, LCM आता है, है ना। HCF LCM दोनों बहुत अच्छे हैं, इजी है और हल्के में लेने वाले कंसेप्ट हैं, ध्यान देना। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब क्या है, लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन, लोवेस्ट भी चलेगा, कॉमन मल्टीपल। पहले तो तुम ना कंसेप्ट समझो सीधे। अब देखो मेरी बात सुनो, 9th नहीं है ये जहाँ पे चल जाएगा काम। 10th के पेपर कैसे आते हैं तुमको भी पता अच्छे से, खबर तो सबको पता चल गई कि पेपर अच्छे लेवल के बनते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड बनते हैं, लेकिन लॉजिक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, तो वहां पे सीधे सीधे फॉर्मूला एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, पीछे का लॉजिक जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं दो नंबर लेता हूँ लेट्स से 12 और 18, तो मुझे तुम इसके पहले फैक्टर्स बताओ। 12 का 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, 12 फैक्टर है, यानी इन सारे नंबरों के टेबल में 12 आता है, मतलब ये सारे नंबर जो है 12 के फैक्टर है। सेम 18 के 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है, 4 तो नहीं है यार, 4 तो नहीं है यार। इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, हाईएस्ट कौन सा? पहले तो मेरे को कॉमन फैक्टर्स बता दो ना। 1 एक कॉमन फैक्टर है, 3 और 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6। ये इसका HCF है। ये कंसेप्ट समझे, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, हमें ऐसे नहीं निकालना है। इतना किताब को मत देख, मेरे साथ तो किताब को जल्दी से देखने का ही उसको मल्टीप्लाई करके तो 6 नहीं, अलग है, अलग है, नहीं, कुछ नहीं आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे साथ में किताब को नहीं देखने का, वो भी नहीं समझी जाने दे। तो HCF इसका 6 आया, तो HCF का कंसेप्ट समझे कि भाई जो भी दो नंबर का तुम HCF निकाल रहे हो ना, तो उसके कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे, उसमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। अब LCM का कंसेप्ट समझो, LCM का कंसेप्ट 12 और 18 नहीं देता, 12 की मल्टीपल चलाने हैं यहाँ पे, मल्टीपल है ना, इसमें फैक्टर नहीं है। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल लिख दो, मल्टीपल का क्या मतलब होता है, टेबल लिख दो। फिर 12 का मल्टीपल क्या होता है, 46, 48, 60, 72, 84, 96 आता है, 96 से 108। फिर 18, 36, 54, 72, 90, 108, 108 क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? सर एक एक्चुअल आइडिया तो आपको इससे बेहतर क्या होता है जो हम लोग निकाल रहे हैं? पता है मुझे, तो वैसे ही निकालना है। वैसे ही निकालना है, लॉजिक। वो मेरे साथ में तुम अलग तरीके से पढ़ोगे, टेबल बनाना ये पहले लॉजिक समझो। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में कभी भी नहीं कूदने वाला, ये मेरे से एक्सपेक्ट मत करना भाई, आराम से। अब अगर स्कूल में कोई चैप्टर 4 दिन में होता है ना, मैं उसको 7 दिन दे दूंगा, पर डिटेल में और एकदम प्यार से, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे कैसे सवाल आ सकते हो, यानी कि लॉजिक पे ही पूरी दुनिया है। तो इसका कॉमन मल्टीपल्स क्या है, 108, नहीं यार इतना हड़बड़ी क्यों करते हो। 36, कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से, 36 भी है, 72 भी है, 108 भी है, ऐसे भी और जाएंगे, तो इनके कॉमन मल्टीपल्स है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 36। तो तुमको HCF और LCM का एग्जैक्ट मतलब तो मुझे लगता है पता चल गया, ये मतलब समझाने के लिए था और कुछ नहीं है। हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम कैसे निकालने वाले हैं, तो 12 और 18 का जब HCF निकालना है तो अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दोनों नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होएगा, अलग अलग होएगा। अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनके प्राइम फैक्टर में देखा जाएगा कॉमन चीज क्या है, यानी 12 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3 and 18 can be written as 2 into 3 into 3। तो HCF निकालना है, एक ये 2 कॉमन बना, एक ये 3 कॉमन बना, तो जो कॉमन बनता है उसका क्या कर दो, प्रोडक्ट मार दो, उसका क्या कर दो, प्रोडक्ट मार दो, ये इसका क्या है, HCF है। क्लियर हुआ इतना, हम निकालेंगे इस तरीके से। और LCM के लिए 12 और 18 के LCM के लिए हम क्या करेंगे, साथ में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेंगे 12 और 18।
अगर मैं 2 लिखूं तो दोनों नंबर चले गए। अभी अगर एक नंबर भी 2 से जाता है तो भी 2 लिख के उसको भेज दो, और दूसरा नंबर जो नहीं जाता वो सेम टू सेम। पता नहीं तो बच्चों वाली बात होगी। और फिर 3 करोगे तो यानी 1 और 3, और वापस 3 करोगे तो 1 आता है। तो जो एलसीएम है वो कैसे आने वाला है? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 करके आना। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, जो हमने ऐसे निकाला था। ये कंसेप्ट था। 2 और 3 कॉमन नहीं ले सकते? इसमें कॉमन नहीं होता है, इसमें एक साथ होता है, इसमें एक साथ होता है। क्या ये बात समझ में आई तुमको? क्या ये बात समझ में आई तुमको? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया, इसका मतलब भी समझ लिया। इनके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे कि दो नंबर थे 12 और 18, इसका HCF क्या आया? 6 आया, इसका LCM क्या आया? 36 आया। एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ना, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ना, वो बराबर होता है HCF टाइम्स LCM के। ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं ना, ये किसके बराबर होते हैं? HCF टाइम्स LCM के बराबर होता है। कि जो दो नंबर है, कौन से दो नंबर है? 12 टाइम्स 18 है ना यहाँ पे। यहाँ पे दो नंबर कौन से? जिन दो नंबर का HCF LCM निकालो वो दो नंबर की बात हो रही है। वो दो नंबर कौन से है भाई? 12 और 18 है। तो ये जो है इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको A into B भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है? दो नंबर को इधर भी बोल दिया हमने, चलेगा ना? वेरिएबल दे दिया हमने। तो 12 into 18 जो है वो HCF मतलब 6 into 36 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हो भी गया 216 इक्वल 216। क्लियर हुआ? तो ये रिलेशन भी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF टाइम्स एक बार पीछे वाली साइड दिखाओ। क्लियर है? तो ये हमने किया। अब इसी के रिलेटेड सवाल है, हमें बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। मैं तुमको ना एक देखो, मैं डराता नहीं हूँ, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ। तुमको एनसीईआरटी का प्रोपोर्शन तो रहेगा, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी से थोड़े अप लेवल के आते हैं बोर्ड में, यानी उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा चीजें तो करते ही रहेंगे, पर ये इसको डिटेल में एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरे को लगता है तुम लोग समझे होंगे। अब हम इसके रिलेटेड सवाल कर लेते हैं। बोल रहे फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। दिख रहा है ना क्वेश्चन में? HCF LCM ढूंढना है एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 26 और 91 है, तो इसका मेरे को HCF निकालना है। तो बोलो अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन मारूंगा कि नहीं मारूंगा? 2 से करूंगा 13 और 13 से करूंगा तो और यहाँ पे 7 से करूंगा तो 13 और 13 से करूंगा तो 26 कैन बी रिटन एज, ध्यान है ना भाई, 2 into 13, 91 कैन बी रिटन एज 7 into 13। तो बोलो ये जोड़ी बन गई, ये जोड़ी बन गई। तो इसका HCF जो है वो क्या हो गया? 30। और इसका LCM निकालने के लिए क्या करूंगा? साथ में पहले 2 से कर दो, तो ये तो जाता है 13 और ये तो नहीं जाता 91। अब ये 7 क्या आ जाएगा? 7 से कर लो 13 और 13, फिर 13 से करोगे तो 1 और 1। तो जो इसका LCM है वो क्या बनेगा? 2 into 7 into 13 बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 into 7 into 13 और जबकि 1 into 2। अब तुम खुद करके देख लेना भाई, 26 into 91 जो है ना वो 26 into नहीं 26 into 91 जो है ना वो आएगा 13 into 180 के बराबर आएगा। ठीक है ना? यानी कि रिलेशन भी वेरीफाई हो ही जाएगा। बोलो 7 का पता कैसे चलता है? डिटेल में कुछ तो ट्रिक होते हैं इसके। लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कर दे 2 से और फिर बाकी नंबर से माइनस कर दे। नहीं सर, मतलब 1 है ना? 91 है। 7 अगर 7 आंसर आ रहा है 7 या 7 की टेबल का आ रहा है। क्लियर हुआ? तो मेरे को नहीं लगता कि ये सारे मुझे वापस करवा के करने चाहिए, एकदम सिमिलर है, तो मुझे लगता है वो तुम कर लोगे। तीसरा, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई बात नहीं है, चलो थोड़ा सा स्पीड में करूंगा। देखो 12 15 21 में मैंने एक चीज बोलूंगा नहीं भैया इससे डिवाइड होता है उससे डिवाइड होता है। 2 से करूंगा 6, 2 से करूंगा 3, 3 से करूंगा 1, 3 से करूंगा 5, 5 से करूंगा 1, 3 से करूंगा 7, 7 से करूंगा 1। तो 12 जो है वो 2 into 2 into 3 है, 15 जो है वो 3 into 5 है, 21 जो है वो 3 into 7 है। ये देखो तीनों में है, तीनों में कॉमन आना चाहिए HCF के लिए। कितनों में कॉमन आना चाहिए? तीनों में आना चाहिए। 3 के अलावा कोई है कॉमन? है क्या कोई कॉमन? नहीं। तो जो इसका HCF है बोलो कितना बन जाएगा? 3 बनेगा। कॉमन है एक बार लिख के। अब LCM निकालने के लिए तीनों को साथ में लेना।
2 से पहले 2 से कर दूंगा तो 12 तो चला गया, 15 21 वापस 2 से करूंगा तो 3 15 और 21, 3 से करूंगा 1 1 5 7, 5 से करूंगा 1 1 7 और 7 से 7 करूंगा 1 1 1 तो सब बनाना चाहिए। अब एलसीएम पे करो 2 2 जार 4 4 3 जार 12 12 5 जार 60 67 जार 4 ठीक है ना। तो 420 का एलसीएम आ गया, कहानी खत्म हो गई। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लेकिन HCF तो तुम यही करते ना। यही है चैप्टर में, बस है पार्ट है ना। अब देखो फोर्थ सवाल, given that HCF of these two number is 9 and what is the LCM of these two number। जब भी ऐसे लिखते हैं ना HCF of 306, 657, मतलब जो दो नंबर है वो क्या है, ये दोनों A और B मान लो, इसका HCF 9 है, LCM भी है। इतने बड़े नंबरों का तुम मेथड लगाने मत जाना। HCF दिया है, दोनों नंबर दिया है, LCM भी दिया है, तो तुम ही लोग मुझे बोलो LCM ढूंढना है। तो LCM into HCF is equal to product of two number होता है कि नहीं होता है, बोलो ना। होता है HCF into LCM is equal to product of two numbers। तो product of whole numbers upon HCF is equal to LCM। LCM into 9 is equal to 306 बटे into 657। तो बोलो LCM, ये 9 मल्टीप्लिकेशन में है, ये बाजू में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो 306 into 657 upon 9, इसका तुम अगर सॉल्विंग करोगे तो 2 2 3 3 8 इससे बेटर मैं LCM मार्क्स नहीं देगी तुम्हें भाई बोर्ड, क्योंकि मेथड जो है ना वो रिलेशन वाली है, तो रिलेशन से आंसर लाओ ना। जब एलसीएम ढूंढना है, एचसीएफ भी दिया है, दोनों नंबर भी दिया है, तो नॉर्मल एलसीएम निकालने के मार्क्स से नहीं है, फार्मूला यूज करने के मार्क्स से, समझे। तो फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चल रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। डन 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 बोलो, डन डन डन। मेरी बात ना थोड़ी सी ध्यान से सुनना। बेसिक तू क्या सोचा है तुमने? बेसिक स्टैंडर्ड क्या सोचा है? स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड? 10th स्टैंडर्ड। तो तू स्टैंडर्ड, तुम दोनों ने क्या सोचा है? प्रोसेसिंग। सर आप बताओ आपके साथ तू तो लेंगे स्टैंडर्ड, कुछ नहीं। देखो अगर साइंस लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो बाहर में जाए। बेसिक है, प्रेशर वाला काम मत करना। अगर साइंस लेने वाली है, मैथ्स लेने वाली है तो ही स्टैंडर्ड ले, बायो लेने वाली तो भी बेसिक ले ले। प्रेशर वाला काम नहीं करने का, मार्क्स असर होता है। बेसिक में स्टैंडर्ड में 5 मार्क पे तेरे का नहीं है, वो पता करना पड़ेगा। पीसीएम नहीं लेगी तो बेसिक में। हां बट व्हाट इफ कॉमर्स लिया? कॉमर्स में बेसिक व्हाट इफ पीसीएम ले लिया? ले ले स्टैंडर्ड सेफ्टी के लिए फिर, पर थोड़ा तेरे को श्योर होना पड़ेगा उसके लिए। चलो ना, अगर बेसिक लेते हो ना, एक डाउट है, स्टैंडर्ड से डिफरेंस क्या है? सॉरी क्या हुआ? ज्यादा डिफरेंस है बेसिक और स्टैंडर्ड में? बुक तो सेम है। अरे क्वेश्चंस के लेवल आरडी आरएस आरएस प्रॉपर करनी पड़ेगी। तुम लोग जैसे एग्जांपल ही करोगे, इसको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। ये कम होता है। सोच सोच, अभी भी टाइम है तेरे पास। पर अगर बेसिक लेते हो तो ये दोनों सवाल बहुत जरूरी है, छपते हैं ये बोर्ड के पेपर में, सेक्शन बी में छप जाते हैं दोनों सवाल सेम टू सेम। क्या बोल रहे हैं? चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये जो 6n है, क्या ये 0 से एंड हो सकता है? कहने का मतलब क्या है सवाल का, तुमको पहले मैं वो बता देता हूँ। 6n है ना, n कोई नेचुरल नंबर है, तो मैं काम करो 61 मान लो, क्या आंसर आता है? 6। 6 की पावर 2 मान लो, क्या आएगा? 36। 6 की पावर 3 मान लो, क्या आएगा? 216। 6 की पावर 4 मान लो, क्या आएगा? 1296। 6 की पावर 5 मान लो, क्या आएगा? 7776। अरे इतनी सारी पावर मान ली, हर एक किससे एंड हुआ? 6। तो क्या n की जगह कोई भी ऐसा नंबर है जो 0 से, मतलब n की जगह कोई भी ऐसा नंबर है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे 0 आया एंड पे? ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है। उसको लिखना कैसे है? पर 0 अगर 6 टू पावर 0 कर दो 0 नेचुरल नंबर बोला ना। अच्छा सॉरी, क्या नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। तो इसको लिखना कैसे, इसके लिए एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिखाया तुमको। इफ द नंबर एग्जांपल नंबर 1, कंसीडर द नंबर 4n, है ना। 6n की जगह बस क्या बोल दिया इन लोगों ने? 4n बोल दिया। तो बोले कंसीडर द नंबर 4n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4n digit end with the digit 0। क्या कोई भी वैल्यू है? तो कोई भी वैल्यू तो नहीं है, ऐसे लिख दो, है ना, कोई भी वैल्यू तो नहीं है। लिखना कैसे है वो ये 6 लाइन में तुमको पता चल जाएगा। ये थियरी जैसा आंसर है इसका। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द नंबर 4n, एकदम प्यार आराम से पढ़ना है, ये अलग है। इफ द नंबर 4n for any n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5। ये देखो ये सिंपल सा नंबर है, 0 से एंड होना है तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। पर लिखना पड़ेगा ना 2 से भी डिविजिबल। 2 से तो हो ही रहा है,
वो दिख रहा है, तो 5 से भी होना चाहिए। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जहाँ पे 0 आए, बट अगर नहीं मिलेगा डोंट वरी, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं होगा। तो ये नंबर क्या 5 से डिविजिबल है? बोलो, ये नंबर क्या 5 से डिविजिबल है? नहीं। तो यानी कि इन लोगों ने यही बोला है कि 4n जो है अगर उसको 0 से एंड होना है तो उसको 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n है उसमें प्राइम 5 आना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए, बट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो 2 की पावर 2n है। तो ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2। 4 के फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही तो आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है। अब ये तो समझ गए ना तुम, इसलिए ये एंड नहीं होगा। पर एक लाइन जो इन्होंने ऐड की है ना, वो लाइन पे अभी हमारा 10 मिनट चर्चा चलने वाला है ना। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। व्हाट इज दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूनिकनेस? states that when something has वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, जब सेम नंबर होता है उसके अंदर कोई और हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ही है। यानी कि मतलब क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को जो है ना तुम लोग क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के तरीके से दिखा सकते हो, और हर एक नंबर का अपना यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ। यानी अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लेट्स से 2 * 2 * 5 * 3 है तो वो नंबर 60 होने वाला है। क्या वो नंबर 70 हो सकता है? क्या वो नंबर 50 हो सकता है? मतलब एकदम लॉजिकल बात है, बस ये लोग बता रहे हैं कि हर एक नंबर का अपना यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, और सबका अपना यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। कोई दो नंबर का सेम प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं होने वाला है। तो यानी कि यूनिकनेस बताती है कि भाई ऐसा कोई और नंबर नहीं हो सकता जहाँ पे 2 हो और वो 5 वहाँ पे डिविजिबल हो अगर जाए। 6n के लिए लिखना हो तो Same. फिर 2 * 3 हुआ ना। हाँ, तो तुम बोलोगे कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, ऐसे बोलोगे। तो यानी कि ये गारंटी देता है कि भाई इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में और कोई नंबर नहीं आएगा। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर व्हिच 4n एंड विद डिजिट 0। कोई भी नेचुरल नंबर n नहीं है जिससे 4n जो है 0 से एंड हो जाए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब यही हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6n के तरीके से, तो 6n में यही लिखेंगे, इफ द नंबर 6n फॉर एनी n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5. That is the prime factorization of 6n would contain the prime 5. This is not possible because 6n is equal to 2 into 3 की power n. So the prime factorization in the prime in the factorization of 6n is 2 and 3. So the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 6n. So there is no natural number n for which 6n can end with digit 0. समझे? अब बोर्ड में तुमको 12n दे देंगे, 8n दे देंगे, 7n दे देंगे, कोई भी नंबर दे देंगे, अल्टीमेटली कंसेप्ट तो यही है। नहीं देंगे ही नहीं, हमेशा नो एंड वाला ही देंगे। 5n भी नहीं है क्योंकि 2 से नहीं होता, 2 और 5 से दोनों से होना चाहिए, बट देख देंगे। 10 हो सकता है। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? डाउट लग रहा है भाई? यानी कि बहुत जरूरी बात है आगे। तो ये बेसिक में छपता है क्योंकि थियरी लिखनी है ना, थियरी जैसे लिखनी है। एक और थियरी जैसा सवाल है, टेंशन मत करो, ज्यादा थियरी जैसा सवाल है। 6 वाला टेक्स्ट किसको सही से करेंगे? एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर and this number are composite number। बोलो कि क्यों ये दोनों नंबर जो है वो composite नंबर है। पहले इसकी बात करते हैं। तुम मेरे को एक बात बताओ, composite नंबर यानी वो नंबर जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा कुछ आ जाए। जैसे कि 17 एक प्राइम नंबर है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 और 17 है, और कुछ है नहीं। मतलब कंपोजिट नंबर कौन कहलाएगा? जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट कहलाएंगे। मतलब अगर किसी नंबर को 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा सकते हो अगर, तो वो क्या है? बोलो ना, कंपोजिट नंबर। तो देखो मेरी बात समझो, इसमें अगर तुम लोग सॉल्विंग करने की कोशिश कर रहे हो तो मत करना। यानी 7 * 11 * 13 + 13 मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना। एक छोटा सा ट्रिक करते हैं, प्लस से पहले ये सब, प्लस के बाद ये सब है, दोनों जगह पे कौन दिख रहा है? 13 दिख रहा है। 13 को कॉमन ले लो, 13 को क्या कर लो? कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 7 * 11 * 1 + 1, जा जाकर 13 था, वहां पे बना गया। तो बोलो 13 है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 77 प्लस 1 17। इसको फर्दर मल्टीप्लाई मत करना, इसी पे रुक जाओ और बोलो कि भाई ये जो नंबर है इसके 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी 13 और 78 क्या है? बोलो ना,
उसके अलावा भी 13 और 78 क्या है? फैक्टर्स है, यानी कि ये यानी कि कंपोजिट नंबर है। यानी कि ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कहानी सेम यहाँ पे 5 सेम यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 5 तुम अगर कॉमन लेते हो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना। तो 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 बचेगा, राइट? इस सब का प्रोडक्ट 1008 आता है। इन सब का प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन में ना भाई, सबका प्रोडक्ट 1008 आता है, प्लस 1 हो जाएगा तो 1009। तो बोलो मल्टीप्लाई मत करना, जो भी ये नंबर है इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा 5 और 1009 भी, यानी कि मैंने 5 कॉमन ले लिया, सी ऊपर क्वेश्चन पे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 है, प्लस से पहले भी 5 है, प्लस के बाद में भी 5 है, तो मैंने 5 क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, तो जो बचा वो क्या बचा? ये बचा। सही है कि नहीं है? तो आपने लास्ट में +1 लिखा। हाँ, तो 5 बाहर चला गया तो 5 तो चला गया तो 1 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर दिया, मैंने देखा 5 into 1009 के फॉर्म में, तो इसको मैं कोई और नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, यानी ये नंबर प्राइम नहीं, ये क्या है? कंपोजिट है। क्या है ये? बोर्ड एक्सपेक्ट नहीं करेगी अपन सॉल्व कर। नहीं करेगी, और जो मैं बता रहा हूँ वो एक्सपेक्ट करती है। ठीक ठीक, लिखेंगे कैसे थे? एक बार भेज दूंगा स्टेप प्रॉपर अच्छे से, है ना? बाकी तो कोर कौन से भी स्टेटमेंट एक दो ऐड होंगे और कुछ नहीं, वो तो मैं भेज। क्लियर हुआ इतना? डाउट लग रहा है कुछ उसमें? चलो जी, 7वां सवाल जो है बहुत बात करेंगे इस पे, क्योंकि ये एक्चुअल चीज है जो बोर्ड में ज्यादा आती है, और यही वो चीज है जो स्टैंडर्ड के पेपर को स्टैंडर्ड बनाती भी है, इसी के थोड़े और हायर कंसेप्ट करके, है ना? है कुछ नहीं, ज्यादा डरा देता हूँ कभी कभार में, पर इजी सवाल। देखो क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सर्कुलर पाथ है कोई स्पोर्ट फील्ड के अराउंड, और सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, है ना? कोई सर्कुलर फील्ड है भाई, अब एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, तो समझ लो ये उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है 1। सोनिया जो है ना वो यहाँ से चालू करके एक राउंड मारेगी कितने मिनट में? 1 तो सोनिया राउंड मारेगी 18 मिनट में, और रवि क्या कितना टाइम लेगा? 12 मिनट लेगा। तो बोल रहे सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों के दोनों जो है यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है बच्चा, दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, समझ लो लेट्स सपोज ए पे सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझ लो इधर जा रहे हैं, इधर 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 ऐसे जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया, वापस कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे तुम मुझे ये बताओ। तो ये सवाल जो होते हैं ना, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये एचसीएफ और एलसीएम के कांसेप्ट पे होते हैं। किस पे होते हैं? एचसीएफ और एलसीएम के कांसेप्ट पे होते हैं। अब इसका लॉजिक तुम लोगों को समझना पड़ेगा। पहले मेरी बात सुनो, सोनिया के बारे में सोचो, ये 18 मिनट में एक राउंड कवर कर रही है ना, ए पॉइंट से स्टार्ट किया 18 मिनट में, तो 18 मिनट में एक बार वापस ए पे आएगी, वापस ए पे कब आएगी? 36 मिनट पे, वापस ए पे कब आएगी? 54 मिनट पे, वापस ए पे कब आएगी? 72 मिनट पे, ठीक है चलो। और रवि जो है वो वापस ए पे आएगा पहली बार तो 12 मिनट पे, फिर 24 मिनट पे, फिर 36 मिनट पे, फिर 48 मिनट पे, ऐसा। तो दोनों के दोनों कब सेम टाइम पर आए? 36 मिनट पे। बोलो कंसेप्ट एलसीएम का है या नहीं है? यानी कि इस सवाल में हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा दोनों नंबरों का, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये सवाल एचसीएफ एलसीएम के होते हैं। तो तुमको सीधे सीधे 12 और 18, अरे ये तो दो नंबर हम खेल रहे थे कब से, इजी राइट पहले 36 ही इसका आंसर है, तो 36 मिनट के बाद जो है ये लोग जो है वापस से मीट करेंगे सेम पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। क्लियर हुआ कि नहीं? अब मेरी बातों को ना थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे कि मेरी आदत है हमेशा बोर्ड की चीजों को कवर करने की, यानी चैप्टर के साथ ही बोर्ड में इससे कैसे लेवल के सवाल पूछते हो बता देने का, है ना, आखिरी के लिए भी छोड़ने का। तो अब ये जो एचसीएफ एलसीएम है इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, एचसीएफ एलसीएम के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, और इसके लिए मैं तुमको ट्रिक बताता हूं। एक क्वेश्चन छोटा सा और डिस्कस करता हूं तुम्हारे साथ। आरएस लाए हो तुम लोग? आरएस तो नहीं होगी ना, मैं लेकर आऊं? आरएस नहीं है ना, पर है नहीं ना तुम्हारे पास? मेरे को 1 मिनट दो ना, मैं लेकर आता हूँ, ऊपर से पढ़ी है मेरे। चलो ये वर्ड प्रॉब्लम्स को देखो ध्यान से। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। तो इतना हड़बड़ी करेगी तो फिर कुछ मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स देखो। मैं फंसाने वाली सवाल दूंगा। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same country. पहली बात तो ये सवाल में एचसीएफ है, और दूसरी बात ये सवाल को समझना पड़ेगा तुमको ध्यान से।
तुमने एक चीज नोटिस की, हमने जितने भी नंबर्स का एचसीएफ निकाला और जितने भी नंबर्स का एलसीएम निकाला, एक चीज हमेशा कॉमन थी, क्वेश्चन के आंसर के पीछे मत भाग, कंसेप्ट के पीछे भाग, कि एक चीज हमेशा कॉमन थी कि जो दो नंबर्स है ना, एचसीएफ उन दोनों नंबर से छोटा आ रहा था और जो दो नंबर थे एलसीएम उन दोनों नंबर से बड़ा आ रहा था। मतलब एचसीएफ का आंसर हमेशा क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है जो भी गिवन नंबर है उनसे, और एलसीएम का जो आंसर है उन दोनों गिवन नंबर से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो एचसीएफ का आंसर छोटा आ रहा है, एलसीएम का आंसर बड़ा आ रहा है। तो तुमको सवाल को पकड़ना है, सवाल क्या कहना चाह रहा है। जैसे पिछले वाले सवाल में, रवि और सोनिया वाले सवाल में तुम्हारे पास 12-18 मिनट था, ये लॉजिक की बात थी कि वापस कब मिलेंगे, तो गिवन टाइम से ज्यादा ही टाइम आने वाला है, 12-18 मिनट से तो ज्यादा ही समय लगेगा वापस मिलने में सेम पॉइंट पे, यानी कि उसमें बड़ा आंसर आने वाला था, इसीलिए भी एलसीएम ढूंढा। अब तुम मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट है, 60, 84, 108 है, इनको मैं रूम्स पे भेजने वाला हूँ, है ना, कुछ लोगों को टुकड़ी बना के रूम में बनाऊंगा, तो एक रूम में जितने लोग होंगे वो इन गिवन नंबर से कम होंगे कि ज्यादा होंगे, कम ही होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई ज्यादा तो कैसे होंगे, पार्टिसिपेंट कितने, तो कम होने वाले। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, एचसीएफ ढूंढना पड़ेगा। ये पहला ही सवाल मैंने तगड़ा लिया है, पहला ही सवाल मैंने बहुत तगड़ा लिया है। अब एचसीएफ ढूंढना है, लेकिन ये सवाल सिर्फ एचसीएफ ढूंढवा के खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे तूने मिनिमम वर्ड देखकर कंफ्यूज हुई ना, उसके पीछे का तुझे कारण बताता हूँ। यहाँ पे जो नंबर्स है वो क्या है, पार्टिसिपेंट्स है, तो उसका एचसीएफ भी क्या आएगा, पार्टिसिपेंट्स आएगा, रूम्स नहीं आएगा। इसका एचसीएफ निकाल के रूम के नंबर नहीं आएंगे, इसका एचसीएफ निकाल के पार्टिसिपेंट के नंबर आएंगे कि एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट है। समझ रहे? जैसे 60, 84, 108 है, 60 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैं एक बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 into 2 into 3 into 2 to the 4th is 12 और 5 सर, ठीक है। फिर 70 नहीं 84 है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड 2 into 2 into 3 into 7 और 108 2 into 2 into 3 2 into 3 into 3 into 3 आई गेस। हाँ कैसे 2 to the 4th is 12 is 26 is 108। तो मैंने एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा ना एक बार के लिए, मैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आता है। इसके कॉमन वैल्यू निकालो, 2 एक और 2 एक 3 भी है, तो जो इसका एचसीएफ है 2 into 2 into 3 कितना है, 12 क्या, पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि ये नंबर क्या थे, पार्टिसिपेंट थे। तो ये जो एचसीएफ आया 12 क्या है, पार्टिसिपेंट। इसका मतलब है एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट जाने वाले हैं, 12 पार्टिसिपेंट जाने वाले। एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट जाने वाले, 12 पार्टिसिपेंट जाने वाले। मुझे पार्टिसिपेंट का तो नंबर ही नहीं पूछा सवाल में, मुझे पूछे नंबर ऑफ रूम्स बताओ। तो अगर 60 लोग है ना, हिंदी में कितने जन है, 60 जन है, एक रूम में 12 जन जा रहे हैं, 60 जनों के लिए कितना रूम लगेगा, 60/12। बोलो हिंदी के लिए 5 रूम लगेंगे, नहीं लगेंगे। फिर बोलो 84 जो है वो इंग्लिश के लिए, एलसीएम का लॉजिक ही नहीं है। अरे नहीं, अगर ये तीनों का फिर एलसीएम निकाला, फिर जो भी एलसीएम है उसको डिवाइड कर दे तो भी आंसर सही आएगा। नहीं आएगा, लॉजिक ही नहीं है। एलसीएम निकाल के, एलसीएम पहली बात तो इनमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनसे बड़े नंबर का तो लॉजिक कहाँ बैठेगी। तो व्हाट इफ मैं सबको प्लस कर दूं और फिर डिवाइड कर दे, वो चलेगा, है ना, पर एलसीएम के साथ नहीं चलेगा। तो 84 जो है वो इंग्लिश में है, एक जन में 12 जा रहे, तो भाई 84 लोग हैं तो कितने रूम बनेंगे, 7। और मैथमेटिक्स में 108 है तो 9, तो 5 और 7 12 और 9 टोटल में कितने रूम लगेंगे, 21 रूम्स लगेंगे। कितने रूम्स लगेंगे, 21 रूम्स लगेंगे। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो है ना, ये तुमने पता है क्या सीखा, ये जो है तुमने पता है क्या सीखा कि एचसीएफ में क्या होता है, उन वर्ड प्रॉब्लम में एचसीएफ करना जिनमें आंसर छोटा आने वाला। अगर आंसर छोटा आने वाला है, आंसर विल बी स्मॉल, है ना। अब वो इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर है तो मैं आंसर विल बी स्मॉल सोच नहीं पाता। तो अगर आंसर छोटा आने वाला है तो एचसीएफ, और अगर आंसर बड़ा आने वाला है, बड़ा आने वाला है तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा। समझे कि नहीं समझे। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ऐसी बात बताऊंगा जो मेरी ही बात को कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन सब कुछ सही बताऊंगा। देखो एचसीएफ के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स देखे जाते हैं सवाल में, और ये कीवर्ड्स 99% क्वेश्चन में बैठते हैं, है ना। कौन कौन से, मैक्सिमम वर्ड होता है ना, तब एचसीएफ ढूंढते हैं। फिर हाईएस्ट वर्ड होता है तो भी एचसीएफ ढूंढते हैं। फिर ग्रेटेस्ट वर्ड होता है, वो तो देंगे ही नहीं, इतना आसान तो देंगे नहीं। ग्रेटेस्ट वर्ड होता है,
इक्वल वर्ड होता है, इन केसेस में एचसीएफ ढूंढा जाता है। Largest. और एलसीएम के लिए जो कीवर्ड्स है ना, लीस्ट, लोएस्ट, लीस्ट, लोवेस्ट, मिनिमम भी होता है ना, कंट्रोल करते इस पे थोड़ा, पर मिनिमम भी होता है, स्मॉलेस्ट भी होता है, इवन स्टार्ट टुगेदर, टुगेदर वर्ड जरूरी है, ये सारे वर्ड के लिए एलसीएम होता है। तो अब तुमको आना चाहिए क्वेश्चन के सर मिनिमम वर्ड आपने बोला, इस सवाल में मिनिमम दिया था, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, बट आपने फिर भी क्या किया, आपने फिर भी एचसीएफ ढूंढा, क्यों? तो पहली बात तो वो 99% वर्क करता है, 1% वाला सवाल तो ये खुद ही है। कहानी कहाँ है, क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पूछा है, ये जो नंबर है ये पार्टिसिपेंट के नंबर है, तो एचसीएफ या एलसीएम पार्टिसिपेंट का निकालना है, वहां से रूम नहीं आएगा, तो ये वर्ड जो है इस क्वेश्चन में वैलिड ही नहीं है एचसीएफ एलसीएम देखने के लिए। इन नंबर के रिलेटेड पार्टिसिपेंट बोला होता, अगर मैं इसी की भाषा चेंज करूँ ना, तो यही क्वेश्चन की भाषा अगर मैं चेंज करता और मुझे कंसेप्ट सेम ही रखना है, तो मैं ये बोलता कि मुझे नंबर ऑफ रूम पता करने हैं, तो मुझे इस तरीके से पता करने हैं कि इफ इन ईच रूम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। समझ रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट अगर एक रूम में बिठाऊंगा तभी तो कम से कम रूम बनेंगे, रूम का नंबर तो कम चाहिए ना, तो पार्टिसिपेंट का नंबर ज्यादा होना चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बोलता है। पर ये सवाल की वर्डिंग्स अच्छी है, समझे मेरी बात को? तो यानी एचसीएफ एलसीएम का ये कंसेप्ट है। अब तुम देखो वापस से, 3 pieces of timber इतना 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 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक ऑफ द सेम लेंथ, बोलो सेम लेंथ, इक्वल लेंथ। और लॉजिकल बात है यहाँ पे कि जो भी प्लैंक आने वाला है वो उसका लेंथ जो है वो इस गिवन लेंथ से छोटा होने वाला है, तो मुझे एचसीएफ ढूंढ के पता करना पड़ेगा, प्लस ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। अब देखो ये नंबर्स किसके हैं, लेंथ के, और लेंथ के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ, ग्रेटेस्ट, यानी कि एचसीएफ ढूंढना पड़ेगा। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ के लिए आंसर एचसीएफ है, जो कि 7 बनेगा। और हाउ मेनी प्लैंक्स के लिए डिवाइड मारना पड़ेगा, हाउ मेनी प्लैंक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड मारना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, एचसीएफ का नेक्स्ट में बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ? अब देखो ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकंड, एक बार बजता है 60 सेकंड पे, एक दूसरा डिवाइस में बजता है आफ्टर 62 सेकंड। दे बीप टुगेदर, ये वर्ड्स ही बहुत काम के हैं। दे बीप टुगेदर एट 10 am एंड व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर अगेन एट द अर्लिएस्ट। वापस कब बजेगा, तो समय ज्यादा ही लगने वाला है, 62 सेकंड से ज्यादा ही समय लगने वाला है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये सवाल हम कर रहे हैं, 60 और 62 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से करूंगा तो 30 और 31 आएगा, 2 से करूंगा तो 15 और 31 आएगा, 3 से करूंगा तो 5 और 31 आएगा, 5 से करूंगा तो 1 और 31 आएगा, और 1 से करूंगा तो 1 और 1 आएगा, सॉरी 31 से करूंगा तो 1 और 1 आ जाएगा। तो 2 2 4 4 3 12 12 5 60 60 into 31 1860 सही है ना? मैंने सोचा इससे 1860 क्या, 1860 सेकंड, सुनो ध्यान दो, 1860 क्या सेकंड, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में नंबर है ये किस में दिए हुए, सेकंड में दिए हुए। अब मुझे बोले मतलब कि ये जो दोनों डिवाइस है ये हर 1860 सेकंड में बजेंगे, ये कब बजेंगे, हर 1860 सेकंड में बजेंगे। तो अभी 10 बजे बज रहे हैं अगर ये, तो अब कब बजेंगे, 1880 सेकंड बाद। अब ये तो कोई आंसर नहीं है, इसको मिनट में कन्वर्ट करो, तो इसको 60 से डिवाइड करो, पहले मिनट में करो ना, इसको 60 से डिवाइड करो, कट 31 में बना है, तो मतलब डायरेक्ट आंसर लिख दो, 10:31 AM पे ये दोनों साथ में बजेंगे, 10:31 AM पे ये दोनों साथ में बजेंगे। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया सवाल था ये, क्या था ये भाई, बहुत बढ़िया सवाल था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं ना ये बनते हैं, और ये जो है इस चैप्टर के हार्डेस्ट वर्ड प्रॉब्लम जो हमने किए, ये चैप्टर के हार्डेस्ट वर्ड प्रॉब्लम थे। अगर लगे हो तो बुरी बात है, इससे बुरा कुछ आ सकता है स्टैंडर्ड नहीं स्टैंडर्ड का था। हाँ, कुछ क्वेश्चन बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में होते हैं, लेकिन अच्छा सवाल था ये वर्ड प्रॉब्लम, बढ़िया वाला क्वेश्चन था। तो अब हमने ये देख लिया, अब इस पे छोटे छोटे कंसेप्ट्स और है। अगर मैं बोल रहा हूँ दो प्राइम नंबर है 12 और 11 और 17, दो प्राइम नंबर्स है, इसका HCF क्या होएगा, बोल इसका HCF क्या होएगा, रुको सर बता, HCF क्या कॉमन है, कुछ नहीं होगा, 111 117 एग्जैक्टली क्या 111 117 1
देखो स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट आया, इसके फैक्टर बोलो 1 और 11, इसका तो फैक्टर 1 होगा ना कॉमन। तो 1 है, तो एक तो बोला तो इसका 1 11 कैसे हुआ? 1 11 171, सॉरी इसका एलसीएम क्या आया? One। 1 आया, और इसका एलसीएम जो है ना वो 11 into 17 आएगा। क्या आएगा? 11 into 17 आएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ। इसी का एक बोर्ड का सवाल बताता हूँ, स्टैंडर्ड का इतना क्रेजी एमसीक्यू आया था ना, बच्चे बोलते जेई का पेपर है, पर नहीं। ऐसा कुछ था भी नहीं। वो लोग बोल रहे थे इफ p and q are two prime number, what is their HCF? 1. And what is their LCM? p times q, p into q, pq. वही तो किया यार हमने 11 into 17। अफवाह है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, बस कंसेप्ट आना चाहिए तुमको, और कुछ नहीं है, कोई भी चक्कर नहीं। तो उसका HCF 1 बनेगा और LCM क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? PQ हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ। डन? चलो ये तो हो गया हमारा काम। अब हम लोगों को अगली एक्सरसाइज जो है वो चालू करने की इजाजत समय देगा नहीं, क्योंकि 10 मिनट ये नहीं है इतना हम आरएस करना ना, इतना आसान नहीं है, वो कंसेप्ट समझाने में आधा घंटा लगेगा। नहीं अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 से ही तो होगा, नहीं होगा ऐसे। मेरे को क्या दिक्कत है पढ़ाने में? ये पूरी किताब मैं 10 बार पढ़ा चुका हूँ, मेरे को तो 5 मिनट लगे कुछ भी करवाने में, बस इतना जल्दी चाह नहीं सकता। सर आपके साथ क्या लेना चाहिए टाइम? तेरे को अभी तो सांस लेनी चाहिए, और एक छोटा कंसेप्ट सीख लेते हैं, एक छोटा कंसेप्ट सीख लेते हैं, है ना? HCF LCM कोई निकालना है, बट एक्सपोनेंट्स का खेल है यहाँ पे, गेम ऑफ एक्सपोनेंट्स, अच्छी सीरीज है ना? वही ना, मदर ऑफ ड्रैगन वाली वही है ना? ये वाली ऑफ थ्रोन्स सर। अच्छा एक सीरीज भी है, हाँ उसका नाम है ओके, मुझे क्या पता। गेम ऑफ एक्सपोनेंट्स है। मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। दो नंबर थे a और b, उसको मैंने लिखा 2 की पावर 2 into 3 की पावर 3 into 5, और b को मैंने लिखा 2 into 3 की पावर 4 into 5 की पावर 2। ये दो नंबर है, इसका HCF और LCM निकालना है। सेम आएगा नहीं आएगा। HCF के लिए तुम क्या देखते हो? कॉमन क्या है वही देखते हो ना, हाँ। दोनों में कॉमन क्या है। अब मैं तुमको बताता हूँ, अगर दो नंबर एक्सपोनेंट्स में, तो उसकी ट्रिक बताता हूँ। HCF का आंसर छोटा आता है ना, HCF का आंसर क्या है? छोटा आता है ना, तो दोनों नंबरों का, जैसे 2 इसमें कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, बहुत अच्छी बात है। तो 2 की छोटी वाली पावर ले लो, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे 2 है, तो कौन सी पावर लोगे? 1। 3 into 3 यहाँ पे 4 और 3 में से छोटी पावर कौन सी है? 3, तो 3 की पावर 3, और यहाँ पे 1 और 2 में से छोटी पावर, 5 की पावर तो ये HCF है। 2 into 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 27 2 54, 54 5 270। उसके बाद LCM के लिए बड़ी पावर लेते हैं। जब भी दो नंबर ऐसे वो है ना एक्सपोनेंट ट्राइफैक्टराइजेशन के फॉर्म में ना, सिर्फ इन्हीं को देख के HCF और LCM भी निकाला जा सकता है, सिर्फ इन्हीं को देखकर भी HCF और LCM निकाला जा सकता है, इसके एक्सपोनेंट्स को देखकर। यानी हमें लंबी लंबी मेथड वो LCM के लिए वापस बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधे पावर ले लो। HCF निकालनी है तो जो कॉमन वैल्यूज है ऊपर वाले की जगह से, दोनों में 2 है, दोनों में 3 और दोनों में 5 है, तो कॉमन वैल्यूज 2 3 और 5 है। तो इसके 2 की छोटी पावर देखो, 2 की छोटी पावर क्या है? 1 है, 1 डाल दिया। 3 की छोटी पावर क्या है? दोनों में से ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो 3 की पावर 3 डाल दी। और 5 की छोटी पावर क्या है? ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 5 की पावर 1 डाल दी। ये HCF आया। अब जब LCM निकालना है तो बड़ी पावर देख लो, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में से बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 2। 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 में से बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 4। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 में से बड़ी पावर क्या है? 5 की पावर 2। और इसको प्रोडक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये कंसेप्ट पे इसके बोर्ड का सवाल बताता हूँ। अब देखो ये बातें NCERT में मेंशन नहीं है, लेकिन ये लॉजिक है ना, थोड़ा सा एक कदम आगे जाना पड़ता है। तो देखो, if two numbers A and B are in the form p की पावर 2, q की पावर 3 and p की पावर 4 and q की पावर 2, what is their HCF and LCM? बोलो। इसमें देखो p दोनों में कॉमन है, तो p की छोटी पावर कौन सी है? तो p2 और q2 और LCM p4 और q3 हो गया। समझे कि नहीं समझे?
तो ये था हमारा